अभी तक हम ये जो परसेंटेज लगा रहे थे किसके ऊपर लगा रहे थे? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। सही। डेटर्स, डेटर्स कहते हैं रिसीवेबल को, रिसीवेबल या डेटर्स एज एनालिसिस। हम जब उधार सेल करते हैं ना किसी को, तो हर बंदे को हम सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल नहीं करते। किसी को हम कहते हैं कि हम तुम्हें 30 दिन का उधार देंगे, 30 डे वाले भी होते हैं। किसी को हम कहते हैं तुम्हें 60 डेज का उधार देंगे, ये भी होते हैं। किसी को हम कहते हैं तुम्हें हम 60 डेज से ज्यादा का उधार देंगे, ये भी होता है। ऐसे रिसीवेबल को क्लासिफाई करने को क्या कहते हैं? एज एनालिसिस, यानी कि रिसीवेबल की उम्र के हिसाब से एनालिसिस करना। क्यों? फायदा क्या होगा इससे? अगर एक कंपनी ये एज एनालिसिस बना रही है, अपने पास 30 दिन वाले अलग कर रही है, 60 दिन वाले अलग कर रही है, अबव 60 अलग कर रही है, तो उसका फायदा पता क्या होता है? उसको अपने कस्टमर को चेस करने में आसानी होती है, कि वो आराम से चेस कर सकता है कौन मुझे दे रहा है, कौन टाइम पे नहीं दे रहा है, कौन लेट दे रहा है। जितना लेट ड्यूरेशन होगी ना, उतने बेड डेट्स होने के चांसेस क्या होंगे? हाई चांसेस ऑफ बेड डेट्स। तब हजारों कस्टमर्स होते हैं, जब तक हम एक एक कस्टमर को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, हो सकता है कि कस्टमर हमारी नजर से गायब हो जाए। उसके लिए हम बनाते हैं एज एनालिसिस, यानी कि जो डिपार्टमेंट होता है अपने तमाम 30 दिन वालों को भी देख रहा होता है, 60 दिन वालों को भी देख रहा होता है, अबव 60 वालों को भी देख रहा होता है। अब उसे जो डाउट होते हैं ना, वो डाउट सबके इक्वल नहीं होते। जब वो डाउट अभी कर रहा था, हम कहते हैं 5% ऑफ रिसीवेबल सब बराबर है। लेकिन बाज दफा वो एक कहता है 30 दिन वाले रिसीवेबल जो है उनसे मुझे पैसे लेने हैं। 30 डेज वालों का बैलेंस निकाला उसने, वो बनता है 2 लाख। इनसे इतने पैसे लेने हैं मुझे। 31 से 60 वाले जो हैं उनसे मुझे 3,50,000 लेने हैं। अबव 60 वालों से मुझे 5 लाख रुपए लेने हैं। अब वो अलाउंस बनाना चाहता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5% ऑफ रिसीवेबल, क्योंकि मुख्तलिफ है ना डाउट। तो अब वो अलाउंस के लिए आपको अलग परसेंटेज देगा। सपोज कहेगा 1%, 2% एंड 5%। जितना लेट मिलेगा उतना डाउटफुल डेट्स बढ़ जाएंगे, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे डिफॉल्ट करने के। अब हम क्या करेंगे? पहले हम सबको अलग अलग अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। हमें अलाउंस कैलकुलेट करो अलग अलग सेपरेट। 30 डेज वालों पे कितना है? 1%। कितना होगा? ठीक है। 31 से 60 वालों पे कितना है? 2%। 7,000। अबव वालों पे कितना है? 5%। कितना? 25,000। इनको सम कर ले। क्लोजिंग अलाउंस नोट करो। ऐसे दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि जी मुख्तलिफ रिसीवेबल्स हैं, उनके मुख्तलिफ अलाउंसेस हैं, पहले सबको अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, आखिर में सम कर लेंगे। हमें ये चाहिए फाइनल ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस।
हाँ जी, कर लिया नोट। अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए, ये एज एनालिसिस है। क्या ये एज एनालिसिस है? 1,30,000 के डेट्स यानी कि रिसीवेबल, डेज आउटस्टैंडिंग, कितने दिन में पेमेंट आएगी? 30 दिन में। अलाउंस बनाना है, बनाना है अलाउंस। आगे लिखा हुआ है, इनके लिए कोई अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं, इसमें कोई डाउटफुल नहीं। अगले 75,000 कब पे करेंगे? विद इन 60 डेज। अलाउंस बनाना है 2%। तीसरा 50,000 ओवर 60 डेज, अलाउंस 5%। ठीक है। ओपनिंग अलाउंस कितना दिया हुआ है? 3,000। तो क्लोजिंग अगर आ जाए तो डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो क्लोजिंग निकालें। इन सब पे क्लोजिंग अलाउंस अलग से निकालें, टोटल कर। ये एज एनालिसिस की एग्जांपल है। तो 1,30,000 को तो छोड़ दे, इसमें तो है ही नहीं। 75 का जी क्या मल्टीप्लाई बाय 0%? आंसर इज 0। क्या जरूरत है उसको शामिल करने की? 75,000 का 2%, 1,500। ये डाउटफुल हो गया। 50,000 का 5%, कितना हो गया टोटल? 4,000। क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? 3,500। क्लोजिंग कितना निकाला? 4,000। अब बताएं, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज बाय एक्सपेंस बनेगा या इनकम बनेगी? एक्सपेंस बनेगा। एंट्री क्या पास होगी? 500 से। डाउटफुल डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। क्या पूछा उसने? व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कितना होगा? कितना निकाला है चार्ज हमने? चार्ज कहते हैं एक्सपेंस फॉर द ईयर। ठीक है, एक्सपेंस के लिए चार्ज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कर ले नोट जल्दी से। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए सॉल्व करें वैसे ही क्वेश्चन। चार्ज बताना है मेड इन डाउटफुल डेट्स का।
चार्ज तो दिया हुआ है, सॉरी बेड डेट्स तो दिए हुए, 15,000 रिटर्न ऑफ, बेड डेट्स तो हमारे सामने रखे हुए। अब हमें अलाउंस का ओपनिंग या क्लोजिंग ढूंढना है। ओपनिंग कितना दिया हुआ है? ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है 35। क्लोजिंग दिया हुआ होगा या निकालना होगा? क्लोजिंग दिया हुआ है क्या? परसेंटेज तो नजर नहीं आ रही। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 30,000 एज एट December 31st 2017। ये क्या है 30,000? क्लोजिंग बैलेंस है। ये डाउटफुल डेट से उसने खुद दे दिया क्लोजिंग बैलेंस। 35,000 ओपनिंग, 30,000 क्लोजिंग, तो क्या होगा डिफरेंस? डिक्रीज बाय 5,000। ठीक है जी, डिक्रीज बाय 5,000। अब चार्ज निकालना है, तो 15,000 के बेड डेट से और डिक्रीज हुआ है 5,000 से, तो चार्ज कितना होगा? बेड डेट्स है 15,000 के, और अब डाउटफुल डेट्स देख रहे हैं, तो वो डिक्रीज हुए बाय 5,000, प्लस करूं माइनस? डिक्रीज 5,000 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10,000 चार्ज फॉर द ईयर। मुश्किल है। चले इसकी रिक्वायरमेंट देख के बताएं मुझे, क्या क्या पूछा उसने? पूछा क्या है? क्या निकालना? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा रिसीवेबल का बैलेंस जाएगा? ये कैसे निकालते हैं? ये कैसे निकालते हैं? पीछे जाओ ना भाई, जो लिखवाया वो देखो। नेट रिसीवेबल कैसे निकालते हैं? रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस और अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस है दिया हुआ सवाल में। रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस एंड अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस, दो चीजें हमें ढूंढनी है। अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस ये ढूंढना है, और अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस ये ढूंढना है। ये मिलेंगे तो नेट अमाउंट आएगा ना। अब ढूंढे इसके अकॉर्डिंगली। अब वही मसला आएगा, रिसीवेबल में से क्या बैड डेट्स माइनस हुए हैं? तो इसका मतलब है रिसीवेबल में से पहले बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। तो 6 लाख रिसीवेबल दिए हुए, 6 लाख में ये हमारे रिसीवेबल है, और इसमें हमें ओपनिंग अलाउंस कितना दिया हुआ है? 60,000। फिर लिखा हुआ है इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ द डेट्स टोटलिंग 25,000। बैड डेट्स कितना आ गए? 25,000, और अलाउंस अब कितना हो जाएगा? 10% ऑफ रिसीवेबल। तो पहले रिसीवेबल निकाले, फिर उसका अलाउंस निकाले, क्लोजिंग। तो हमारे रिसीवेबल दिए हुए 6 लाख ना। 6 लाख में से पहले हम बेड डेट्स क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारे रिसीवेबल्स कितने हो गए? 5,75,000 के रिसीवेबल हो गए आफ्टर बेड डेट्स। तो ये फिगर तो हमारी आ गई। ठीक है जी, ये फिगर आ गई हमारी। कुछ लोग यही समझेंगे यही आंसर है, बट दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि इसमें से अभी अलाउंस माइनस नहीं हुआ वो।
ये तो गुड डेट्स है, 575,000। अच्छा जी, अब अलाउंस किस पे लगाए परसेंटेज? सर वो किस पे लगाए? 10% चाहिए। तो अलाउंस निकालें क्लोजिंग, 5,75,000 का 10% निकालें, 575। ये अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब मैं क्या इंक्रीज और डिक्रीज निकालूं? जरूरत ही नहीं, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए निकलता है। यहाँ तो मुझे सिर्फ क्लोजिंग निकालना था ना। तो ये क्लोजिंग 57,500, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो बैलेंस शीट की फिगर आ जाएगी कितनी? 517। तो अब ये प्रैक्टिस करके याद करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का पूछता है तो कैसे वर्किंग होती है, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पूछता है तो क्या क्या वर्किंग फॉर्मेट, क्या है वर्किंग, क्या होती है, क्या क्या ढूंढना पड़ता है सवाल में। इसी सवाल में अगर ये कह देता कि चार्ज बताए, बताएं चार्ज पूछ लेता तो कितना होता? निकाले, यानी आप सवाल सॉल्व करें, खुद ही निकाल लें चार्ज। अगर चार्ज पूछा हुआ होता तो निकल सकता है इस सवाल में। बेड डेट्स दिए में, ओपनिंग अलाउंस दिया हुआ है, बेड डेट्स भी दिए हुए, ओपनिंग अलाउंस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग अलाउंस हमने निकाल लिया, चार्ज भी निकल सकता है इसमें। इसमें अलाउंस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? हमने अलाउंस निकाला है 57,500 और ओपनिंग कितना है? 60,000, तो डिक्रीज हो रहा है। सही है, डिक्रीज होता है तो इनकम बनती है। तो हम निकाल सकते हैं ना, बैड डेट्स दिए हुए 60,000, अगर निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं? बैड डेट्स कितने दिए हुए? 60,000, और डिक्रीज इन अलाउंस कितना है? ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, डिक्रीज इन अलाउंस कितना होगा? 60,000 माइनस 57,500 कितना होगा? 2,500 माइनस, तो ये बन जाएगा, प्लस करते बैड डेट्स में डिक्रीज इन अलाउंस, माइनस करते 57,500। अगर चार्ज पूछा हुआ होता इसी सवाल में तो 57,500 का चार्ज आता। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला तो पूछे। ये बताएं, जर्नल सवाल है, कौन से रिसीवेबल्स की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट है? वजह, एक महीने वाले भी हैं, 90 दिन वाले भी हैं, 60 से 90 दिन वाले भी हैं, 30 से 60 दिन वाले भी हैं। कौन भागने के चांसेस ज्यादा होंगे? ये वाले। जरूरी नहीं है, सही है, जरूरी नहीं, लेकिन जितना लेट मिलेगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो बंदा भाग जाए। 11वां देखें, एंट्री पूछी हुई है, किस चीज की एंट्री पूछी हुई है? एक बिजनेस को 1,000 रिसीव हुए, सही है, किससे रिसीव हुए?
जो पहले सालों में बेड डेट्स हो गए थे वो रिसीव हो गए, क्या कहते हैं इसको? पिछले सालों का बेड डेट्स अगर वापस मिल जाए तो क्या कहते हैं? बताइए एंट्री। मैंने एंट्री लिखवाई है, देखे मैच कर। कैश डेबिट होता है डेबिट। पहले वाले में कैश डेबिट, दूसरे वाले में कैश डेबिट, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। कैश डेबिट और क्रेडिट किसको करते हैं? बेड डेट्स को क्रेडिट करते हैं, तो आंसर क्या होगा? यानी कि एंट्री याद हो तो पांच दफा सवाल एंट्री पे भी आ जाता है। सिंपल सिंपल सवाल। सही है जी। अब इस टॉपिक में एक आखिरी चीज रही, टॉपिक तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट चीज समझे जरा। फिर दोबारा आ जाए, बेड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में क्या फर्क होता है? बेड डेट्स जो कंफर्म भाग जाए, और डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स के लिए हम क्या बनाते हैं? अलाउंस। सही है जी। अलाउंस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमने अभी तक ये सीखा कि जी हम एक परसेंटेज लगाते हैं इसके ऊपर। ठीक है जी। किस पे लगाते हैं वो परसेंटेज? वो परसेंटेज हम रिसीवेबल पे लगाते हैं, और ये एंटिसिपेट करते हैं सारे जो है ना, इन सब में डाउट है हमें। ठीक है, सारों में हमें डाउट है। सपोज 5% डाउट है, यानी कि सारे एक जैसे। जरूरी है। आप एक एग्जांपल सुनो ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ में। फॉर एग्जांपल, ये सारे रिसीवेबल्स हैं, ये कंफर्म हो गए बेड डेट से। एक, इसको हटा दिया हमने। बाकी कौन है? डाउटफुल। सही है। ये जो आगे दो बैठे हुए ना, ये डाउटफुल वाले। इनके बारे में मुझे पता है कि ये दोनों डाउटफुल है। सही है। इन दोनों का पता है कि ये प्राउडफुल हो सकते हैं, इनके हालात अच्छे नहीं लग रहे। और बाकियों के बारे में ये नहीं पता इनमें से कौन डाउटफुल होंगे। इन दोनों का तो अमाउंट मुझे पता होगा ना कि इन दोनों से पैसे हो सकता है ना मिले, बाकियों में क्या करूं? अब इनके ऊपर तो अंदाजा नहीं लगाऊंगा ना, बाकियों पे क्या क्या करूंगा? अंदाजा लगाऊंगा। इसका मतलब है हमारा जो डाउटफुल डेट्स का अलाउंस बनाया जाता है ना, उसकी भी दो टाइप्स बनती है। कुछ के बारे में मुझे पता होता है, स्पेसिफिकली पता होता है कि ये बंदा डाउटफुल है, पहले मैं क्या बनाऊंगा? स्पेसिफिक अलाउंस। अब तक हम ये नहीं कर रहे थे। और फिर क्या बनाऊंगा? जर्नल अलाउंस। जर्नल अलाउंस जो होता है ना, वो कैसे पकड़ में आता है? ये जर्नल है, परसेंटेज से पकड़ में आता है, परसेंटेज दी हुई होती है बाकियों के बारे में। यानी कि बाकियों के बारे में मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा, सबको मिलाकर कह रहा हूं ये 5% डाउटफुल डेट्स होंगे। लेकिन अगर मैं किसी कस्टमर को स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इस पे मुझे डाउट है, तो क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक अलाउंस। ठीक है जी। अब हम ये परसेंटेज किस पे लगाते थे? ये वाली क्लोजिंग बैलेंस पे लगाते थे। अब थोड़ा सा मसला आएगा। मसला ये आएगा कि देखें, ये मेरे रिसीवेबल्स हैं 5 लाख के। ठीक है, इसमें से मैंने बेड डेट्स माइनस की, तो कौन से रिसीवेबल्स आ गए बेड डेट्स माइनस होने के बाद? 4,90,000 का रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आ गया, और ये गुड डेट्स होते, ये जी 4,90,000 से मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब इस 4,90,000 पे जब मैं अलाउंस बनाऊंगा, तो पहले मैं स्पेसिफिक वालों को देखूंगा।
इसमें कोई स्पेसिफिक तो नहीं है, पहले उसको देखूंगा। अगर मुझे आंसर मिलता है कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, अच्छा जो स्पेसिफिक हम कर रहे हैं ना, ये बेड डेट्स नहीं है, ये कौन है, स्पेसिफिक डाउटफुल डेट्स और जर्नल डाउटफुल डेट्स। तो मैंने एक बंदा निकाला जिससे मुझे 25,000 रुपए लेने, ये स्पेसिफिक हो गया। ये 25,000 वाला भी डाउटफुल है। अच्छा बाकियों के ऊपर मैं क्या करूंगा, जर्नल अलाउंस क्रिएट करूंगा एक परसेंटेज से, मुझे पता है बाकी कितने होंगे, 5%। अब ये 5% में किस पे लगाऊं, ये है मसला। अगर स्पेसिफिक दिया हुआ ना हो ना, तब तो कोई मसला ही नहीं है, रिसीवेबल में लगा दें हम डायरेक्ट बैंड डेट्स माइनस करने के बाद। लेकिन अगर सवाल में स्पेसिफिक आ गया तो अब परसेंटेज किस पे लगाए, बिल्कुल, गुड। पहले मैं क्या करूंगा, अपने जो गुड रिसीवेबल्स हैं, कितने थे, ऑर्डर याद रखें, पहले बेड डेट्स माइनस हुए, फिर क्या बनेंगे, गुड बने। अब पहले इसमें से स्पेसिफिक रिसीवेबल्स निकाल दें, स्पेसिफिक रिसीवेबल हटा दें इसमें से, 25,000 हटा दी, बाकी कितने बचे, 4 लाख। ये कौन है 4,65,000 वाले, जर्नल नहीं है, ये भी रिसीवेबल्स है, 490 वाले भी गुड रिसीवेबल्स है, 465 वाले भी। लेकिन स्पेसिफिक हटाने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा ना, ये रिमेनिंग जर्नल की परसेंटेज इस पे लगेगी। अब लगाएं इस पे जर्नल की परसेंटेज, कितना था, 5%। कितना होगा 5%, ये हो गया आपका जर्नल अलाउंस, 2325, ये जर्नल हो गया। अच्छा अब इसके बारे में मुझे ये कह रहा है कि पूरा का पूरा डाउटफुल है, ये स्पेसिफिक हो गया, इन दोनों को प्लस कर दो, स्पेसिफिक प्लस जर्नल, जब ये दोनों मिलेंगे ना तो टोटल अलाउंस बनेगा। टोटल अलाउंस है स्पेसिफिक प्लस जर्नल। स्पेसिफिक का अलाउंस कितना है, 25,000। जर्नल का अलाउंस कितना है, तो टोटल कितना हो गया, 48,250। ये नोट कर लें कि जर्नल किसकी परसेंटेज किस पर लगेगी, नोट करें, आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स एंड स्पेसिफिक अलाउंस, देन अप्लाई परसेंटेज ऑफ जर्नल अलाउंस, लिख लो, आफ्टर राइटिंग ऑफ बेड डेट्स एंड स्पेसिफिक अलाउंस, देन अप्लाई परसेंटेज ऑफ जर्नल अलाउंस। After writing of bad debts and specific allowance, then apply percentage of, इसी के नीचे लिख लेना ताकि याद रहे कि ये 5% हमने किस पे लगाया। चलो एक सवाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है बिफोर बैड डेट्स 2 लाख, बैड डेट्स हमें दिए हुए हैं 10,000 के, ठीक है। अलाउंस का ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है 5,000,
रिसीवेबल दिए हुए बिफोर बेड डेट्स 2 लाख, बेड डेट्स राइट ऑफ करने 10,000, अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालना? व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस? व्हाट इज क्लोजिंग अलाउंस? ये दिया हुआ सपोज रिक्वायरमेंट कि क्लोजिंग अलाउंस निकालना। चले चलाएं, अपना दिमाग चलाएं, ट्राई करें कि क्लोजिंग अलाउंस कितना आएगा। देखो अब ये 3,000 बीच में आ गया ना, ये ना दिया हुआ होता तो सवाल वही था जो पीछे हमने किए थे। तो ये 3,000 बीच में आया है, मसला पैदा कर रहा है, इसको कैसे टैकल करें 3,000 को? क्रिएट इट, a specific allowance to be created against a receivable worth 3,000। एक स्पेसिफिक है, एक जर्नल है, दो अलाउंस बनाने। पहले क्या बनाएंगे? स्पेसिफिक। फिर क्या बनाएंगे? फिर दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। अब जर्नल की परसेंटेज किस पे लगाएं, ये है मसला। तो हम सबसे पहले देखेंगे अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, क्या इसमें से बेड डेट्स माइनस हुए हुए? तो 2 लाख में से पहले हम क्या कर देंगे? बेड डेट्स माइनस कर देंगे ताकि ये क्लोजिंग बन जाए। कितने? 10,000 माइनस हो गए, कितने हो गए? अच्छा जी, ये हो गया अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। अब अगर जर्नल दिया हुआ होता तो डायरेक्ट इस पे परसेंटेज लगा देता मैं। अब नहीं लगा सकता, अगर स्पेसिफिक हुआ तो अगर परसेंटेज इस पे लगा दी तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो वो है ही नहीं जो बाकी रिसीवेबल्स है। 1,90,000 इसमें से पहले क्या निकालना पड़ेगा? स्पेसिफिक रिसीवेबल निकालने पड़ेंगे। वो रिसीवेबल जिनके अगेंस्ट मुझे स्पेसिफिक अलाउंस बनाना है वो निकालने पड़ेंगे। वो कितने? वो 3,000 है, वो अलग कर लिए मैंने। अब ये बाकी कस्टमर बन गए, कौन से वाले? वो कस्टमर जिनके बारे में मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता कि ये भागेंगे, लेकिन एक तुक्का मार रहा हूं मैं कि इनमें से कितने भागेंगे। 5%। तो अब जर्नल अलाउंस किस पे अगेंस्ट बनेगा? जर्नल अलाउंस बनेगा, कितनी परसेंटेज दी थी मैंने? तो 1,87,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना? 9,350। ये है अलाउंस। अब टोटल अलाउंस निकालें, क्लोजिंग। टोटल अलाउंस कितना होगा? जर्नल प्लस स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कितना है? 3,000। जर्नल कितना है? 49350। टोटल कितना हुआ? 350। अब ओपनिंग क्लोजिंग को कंपेयर करके क्या निकालेंगे? इंक्रीज या डिक्रीज? वैसे चांसेस कम ही होते हैं कि स्पेसिफिक दिया हो, लेकिन दिया हुआ होगा तो टेंशन पैदा कर देगा सवाल में। नोट कर ले, पूरे कॉन्सेप्ट को नोट कर ले अच्छी तरह से। सीक्वेंस क्या बना? पहले बेड डेट्स माइनस होता है, फिर स्पेसिफिक अलाउंस माइनस होता है, फिर जर्नल अलाउंस होता है, फिर आखिर में टोटल अलाउंस निकलता है। इसमें इंक्रीज डिक्रीज निकालना होता तो निकाले। अलाउंस का ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ है 5,000। कैरेट फॉरवर्ड हमने निकाला है कितना? 12,350। कितना हो गया? इंक्रीज इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स
7,3। अब इसका अमाउंट एक्सपेंस है, इसकी एंट्री क्या होगी, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये एक्सपेंस है, इसकी एंट्री क्या होगी, जाएगा कहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग। एक ही चीज है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सारी एक ही चीज है। इसकी एंट्री डाउटफुल डेबिट्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेबिट्स। इंक्रीज इन अलाउंस की एंट्री होगी डाउटफुल डेट्स डेबिट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। देखिए होना क्या चाहिए, आप एक टर्म इस्तेमाल करें। क्या इस्तेमाल करें? जो मॉडर्न टर्म चल रही है, वो ना कंफ्यूजन होती है। अब किसी को बोलो, इनको बोलो ना, देखिए बच्चे को सब पता होना चाहिए, ये वो, तो भाई फिर पुरानी टर्म डिलीट क्यों की? पुरानी टर्म अब डिलीट हो चुकी, लेकिन ये अब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। किताबों में आता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होता है। और नीचे का चलिए, अब हमारे ये आज तीसरा लेक्चर था बैड डेट्स का, तो अब इन तीनों को अच्छी तरह से कवर करके आए तो हम आगे कुछ 10, 12, 15 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ब्रेक मारते हैं इसको। जी।